students, and welcome to lecture 13 of your macroeconomics for class 12. See, in this particular video, we are going to conclude aggregates wala portion, ठीक है, by understanding the concept of welfare and GDP and the limitations of GDP. GDP at current prices और GDP at constant prices. तो हम क्या डिफरेंसेस लिखेंगे? पहले तो हम यहाँ पे इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं जो हमने पढ़ी हुई है, राइट? दूसरा, देखो, जीडीपी एट करंट प्राइसेस ये तब इंक्रीज कर सकता है जब इसके प्राइस लेवल बढ़ जाएं, भले ही इकोनॉमी में कोई रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हुआ हो, रियल इंक्रीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हुआ हो. सो इट कैन इंक्रीज if price level rises even when there is no increase in the flow of goods and services in the economy, right? यहाँ पे ये तब बढ़ेगा जब आपका फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्चुअली में इंक्रीज किया होगा. सो इट कैन इंक्रीज only when the flow of goods and services increase in the economy. दूसरा, इसको हम नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं और इसको हम रियल जीडीपी बोलते हैं. ये एक अच्छा मेजर नहीं होता है. दिस इज नॉट अ गुड मेजर फॉर वेलफेयर. अभी जब हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे तो हम वेलफेयर और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे. एंड दिस इज स्लाइटली, ये भी बेस्ट मेजर नहीं है, बट कंपैरेटिवली इट इज comparatively a good measure of welfare. सी, नॉमिनल को अगर हमें फॉर्मूले में समझना हो तो नॉमिनल जीडीपी ये आपका Q इंटू P हो जाएगा, जहां पे Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर और P से आपका मतलब है प्राइसेस प्रीवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, करंट वाले ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. और यहाँ पे रियल जीडीपी को हम क्या लिख सकते हैं? Q इंटू पी स्टार. यहाँ पे पी स्टार का मतलब क्या है? प्राइसेस. Q तो वही है, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. पी स्टार का मतलब है प्राइसेस प्रीवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर. सो व्हाट डू यू मीन बाय वेलफेयर? वेलफेयर अगर आप जनरल वर्ड्स में समझें तो इसका मतलब है कुछ अच्छा होना, आपके साथ कुछ चीजें अच्छी होना. So welfare in economics, it means the overall well-being of people. अब overall में सिर्फ money count नहीं होता है. So apart from your income, we have other factors as well, जैसे कि health. आप healthy हैं, आप कितना ज्यादा अपने health पे ध्यान दे रहे हैं, आपकी health खराब हो रही है, ठीक है? This also is included in welfare. एजुकेशन, डू यू हैव एक्सेस टू गुड एजुकेशन? आपको अच्छी एजुकेशन मिली है या नहीं, राइट? देन लिविंग कंडीशंस आपकी कैसी हैं, आपका लिविंग एनवायरनमेंट सेफ है, आप कंफर्टेबल हैं, मतलब साफ सफाई है, अच्छे से है या नहीं है. इन्वायरमेंट इज ऑल्सो वन फैक्टर ऑफ वेलफेयर. आपके पास लीजर टाइम यानी रिलैक्स करने के लिए कितना समय है, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए कितना समय है.
सी अ लाइफ विदाउट एंजॉयमेंट इज नॉट अ गुड लाइफ, है ना। जैसे हम भी पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं तो हमें चाहिए होता है ना कि अच्छा अभी मम्मी हमें मैगी बना के दे दे, हम थोड़ा रिलैक्स कर लें, हम नेटफ्लिक्स एंड चिल कर लें, हम गाने सुन लें, हम डांस कर लें, हम जिम चले जाएं, ठीक है। तो हम अपने लिए कुछ टाइम निकालते हैं टू रिलैक्स, तो ये भी वेलफेयर में काउंट होता है। इक्वालिटी, आपके इकोनॉमी में इक्वालिटी है, आपके रिसोर्सेज फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अभी इक्वालिटी के ऐसे तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, हमें उसमें नहीं जाना है, क्योंकि जब हम इक्वालिटी पढ़ने बैठेंगे तो हमें पॉलिटी, सोशियोलॉजी और बहुत सारे और डिसिप्लिन्स को इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से समझना पड़ेगा। बट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेलफेयर, आप ये एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। Welfare is taken to mean a sense of satisfaction and happiness, a sense of well-being or a feeling of better off. All right? तो वेलफेयर देखो आपका नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है और इकोनॉमिक भी हो सकता है। इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब है कि आपका मटेरियल वेलबींग कैसा है, मटेरियल वेलबींग कैसा है, यानी आप यूटिलिटी डेराइव कर पा रहे हो अच्छे से उन गुड्स एंड सर्विसेज से जो आपको प्रोवाइड की हैं आपके मनी ने, ठीक है। दैट इज योर इकोनॉमिक वेलफेयर। वी हैव अनदर थिंग नोन एज नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। नॉन इकोनॉमिक में से बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, अगेन पॉलिटिकल, मॉरल, सोशल एक्सेट्रा। ये बहुत सारे और चीजों को लेता है अपार्ट फ्रॉम मनी, जैसे लव, जैसे अफेक्शन, जैसे कि केयर। आपका पॉलिटिकल वेलफेयर कैसा है, आप बहुत सप्रेस्ड नेशन से तो नहीं हो जहां पे आपकी बातों को, आपका फ्रीडम दबाया जा रहा हो। फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कभी किसी ने ए के सेन के बारे में पढ़ा होगा, who also happens to be a part of University of Allahabad, so you will know this word freedom in economics. All right? कभी बाय चांस किसी नॉवल में या कहीं पे पढ़ा होगा। तो ट्रेडिशनली क्या होता है, देखो ट्रेडिशनली हम समझते हैं कि जीडीपी आपका इकोनॉमिक वेलफेयर आपको मेजर करके दे देता है, यानी नेशनल इनकम आपको इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोवाइड कर देता है। बट इज इट रियल, वील सी व्हेन वील रीड अबाउट लिमिटेशंस। तो देखो क्या हो रहा है ना, कि जैसे जैसे आपका नेशनल इनकम बढ़ रहा है, इफ योर नेशनल इनकम इज इंक्रीजिंग, your welfare tends to increase. Higher welfare tends to increase. नेशनल इनकम के बढ़ने से इसका मतलब है आपका पीसीआई बढ़ रहा है, यानी यू कैन अवेल मोर गुड्स एंड सर्विसेज। सी these two things are very much interconnected. आप इन दोनों को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिस्कनेक्ट इनकम और मनी विद द वेलफेयर, क्योंकि वेलफेयर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इज गेटिंग डिराइव्ड फ्रॉम योर इनकम ओनली। सो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है यू आर सेटिस्फाइड एज अ कंज्यूमर, ठीक है। सो योर इकोनॉमिक वेलफेयर इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। यानी नेशनल इनकम में वृद्धि हुई, नेशनल इनकम में इंक्रीज हुआ, ठीक है, इसका मतलब है कि आपके इकोनॉमिक वेलफेयर में भी इंक्रीज हुआ। तो नेशनल इनकम से भी बेटर आपका क्या हो सकता है, per capita income, real per capita income. See, this statement tells you real per capita income is generally taken as an index of economic welfare. It is better than national income in total. मतलब पूरी इकोनॉमी की इनकम को देखने से बेहतर है हम रियल पर कैपिटा इनकम समझ लें। यानी पहले हम नॉमिनल नेशनल इनकम को रियल में कन्वर्ट करें, फिर उसका ही हम पीसीआई लें, तो वो आपका एक बेटर पिक्चर दिखा सकता है। इस बात को हम दो पॉइंट से समझते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ही इलेबोरेटिवली डिस्कस किए थे। फर्स्ट पॉइंट इज पॉपुलेशन से रिलेटेड।
राइट। देखो, पर कैपिटा इनकम आपका, पर कैपिटा इनकम कैन डिनोट इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, इतना तो अभी हमने देख लिया। बट अगर नेशनल इनकम बढ़ने के साथ साथ इट इज अकम्पनीड बाय हायर एंड हायर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मान लीजिए आपकी पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रही है, सो दैट इज नॉट अ गुड साइन। क्यों? क्योंकि अगर अगर आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है और आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फॉल आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो एवरेज गुड्स एंड सर्विसेज है ना, वो और डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। पहले वो एक में डिस्ट्रीब्यूट होते थे, अब वो तीन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, अब वो पांच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। सो दिस इज रिजल्टिंग इन अ फॉल इन योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, विच विल रिजल्ट इन फॉल ऑफ योर इकोनॉमिक वेलफेयर। राइट। सेकेंड पॉइंट है रियल टर्म्स में। जब भी हम जीडीपी को देखते हैं, हमें रियल टर्म्स में देखना चाहिए। अगर हम रियल टर्म्स में नहीं देख रहे हैं, तो वो हमें करंट वैल्यू ही बता रहा है इकोनॉमी का। अब हो सकता है कि आपका प्राइस लेवल भी इंक्रीज कर रहा हो बहुत ज्यादा, जो आपका परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस लेवल है वो आपका ज्यादा हो, परसेंटेज इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स एंड सर्विसेज आपका कम हो, जबकि प्राइस लेवल आपके ज्यादा बढ़ रहे हो। सो रियल इनकम आपको देखना चाहिए व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर नेशनल इनकम। ऑलराइट, अब वील अंडरस्टैंड। सो अच्छा, इतनी बात से हमने क्या समझा? इतनी बात से हमने ये समझा कि ट्रेडिशनली हम रियल पर कैपिटा इनकम को अपना इंडेक्स ले सकते हैं, मेजर ले सकते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए। लेटर इन लाइफ यू विल सी कि दिस इज अ रॉन्ग बिलीफ। और ये जो वर्ड हमने पढ़ा ना, फॉर योर इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू, ये वेलफेयर से एक पूरा कंप्लीट डिफरेंट डिसिप्लिन बन जाता है इकोनॉमिक्स में, जिसको हम बोलते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स। जैसे अभी आप माइक्रो, मैक्रो, स्टैट्स, मैथ्स और इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं ना, वैसे वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी अपने में एक सब्जेक्ट बन जाता है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी की, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट लिमिटेशन इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को हम पहले ही तीन चार अलग अलग ढंग से समझ चुके हैं। जीडीपी जो है, इट डजंट रिफ्लेक्ट हाउ द आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। आउटपुट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये फेल कर जाता है जीडीपी मेजर करने में अक्रॉस द पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि अगर आपके पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है और जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन है वो गुड्स एंड सर्विसेज के इंक्रीज के साथ मैच नहीं कर पा रहा है, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैन बी अ प्रॉब्लम टू यू। अ कंट्री कुड हैव हाई जीडीपी, एक इकोनॉमी की हाई जीडीपी हो सकती है, बट अगर इनकम, फॉर एग्जाम्पल यू हैव, लेट मी टेक दिस स्लाइड, ये टॉप टीयर पे बैठे वाले कुछ लोग हैं, कहाँ गायब हो गया? एक्सक्यूज दिस। हम्म, अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, सपोज करिए कि ये आपकी नेशनल इनकम है, कितनी है? 100 रुपए है, राइट। अब 100 रुपए में से मान लीजिए अंबानी के पास है 70 रुपए हैं, बचे कितने? 30। 30 में से 20 इनके पास हैं, यहाँ पे कितने बचे? 10। क्या ये एक्चुअल मतलब क्या ये बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दिखा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजर पोर्शन ऑफ योर इनकम इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय दिस मैन, कॉल हिम अंबानी। ठीक। अब जब हम पीसीआई निकालेंगे, तो हम तो
सारी पॉपुलेशन में से डिवाइड करेंगे तो इनका एवरेज तो कम हो जाएगा, बट इन रियलिटी पैसे किसके पास ज्यादा हैं? इन्हीं के पास। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। सो वन लिमिटेशन इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम इनइक्वालिटी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अ ग्रोइंग जीडीपी कैन को एग्जिस्ट विद इंक्रीजिंग इनकम इनइक्वालिटी। इसीलिए बहुत, देखो भारत सरकार बहुत सारे अलग अलग योजनाएं लेके आती है टू फिक्स दिस इनकम इनइक्वालिटी का इशू। ये जो डिस्पैरिटी है इन वेल्थ एंड लिविंग कंडीशंस, दिस इज रियल इन इंडिया। यू योरसेल्फ विल ऑब्जर्व इफ यू विल नोटिस योर सराउंडिंग। जो वेल्थ होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। ठीक है, हमारे ही क्लास में कई बच्चे 4,000 का फोन यूज कर रहे हैं और उसी क्लास में कई बच्चे 1.5 लाख रुपए का फोन चला रहे हैं। सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है टू टेल यू कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन इनजस्ट या फिर इनइक्वल हो सकता है। नंबर 2 इज composition of GDP or output, or we can also say manner of increase in GDP। सी अगर आपकी इकोनॉमी में जो जीडीपी है वो तंबाकू बेच के बढ़ रहा है, दारू बेच के बढ़ रहा है, ठीक है, जो बैड गुड्स होते हैं, बैड गुड, वो अच्छा वाला गुड नहीं, बैड गुड्स, वस्तुएं वाला गुड्स एंड सर्विसेज, अगर उनके इंक्रीज से आपका जीडीपी बढ़ रहा है, उसके वजह से आपका कॉम्पोजिशन बढ़ रहा है, सो इट इज ऑल्सो अलार्मिंग एंड अ लिमिटेशन टू योर नेशनल इनकम। तो जो आपका जीडीपी है, इट फेल्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड। वो सारे ही गुड्स एंड सर्विसेज को, प्रोडक्शन को इक्वली ट्रीट करता है, भले ही वो एसेंशियल गुड्स हो जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, मेडिसिन, या फिर हार्मफुल आइटम्स हो जैसे बंदूकें, पिस्तौल बन रही हैं, टबैको बन रहा है। ठीक है, ये सारे हार्मफुल आइटम्स हैं। सो इट ओवरलुक्स वेदर ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम सस्टेनेबल अग्रीमेंट, या फिर वेलफेयर एनहांसिंग, या फिर नॉन एसेंशियल सेक्टर्स, राइट। सो दिस मीन्स जीडीपी एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है इम्प्रूवमेंट इन पीपल्स वेलबींग और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वेल्थ। एज आई सेड, दारू पी के अगर लोग जीडीपी बढ़ा रहे हैं, सो इट इज नॉट इंडिकेटिंग अ गुड जीडीपी। थर्ड इज एक्सक्लूडिंग मार्केट, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। ये नॉन मार्केट एक्टिविटीज को एक्सक्लूड कर देता है। जैसे हमारी मम्मियाँ, ये सोल केयर गिवर्स होती हैं सोसाइटी की। हमारी मम्मियाँ, हमारी बड़ी बहनें जो हाउस होल्ड वर्क करती हैं, इनके काम को जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है, जबकि ये वेलबींग में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। आप स्कूल पढ़ने जा रहे हो या आप जॉब पे जा रहे हो, आपकी आपकी मम्मी आपको डब्बा पैक करके दे रही हैं, आपके कपड़े प्रेस करके रख रही हैं, ये सब आपकी वर्क में प्रोडक्टिविटी को इनहेंस ही तो कर रहा है ना। तो जीडीपी जब हम अकाउंट करते हैं तो हम हाउस होल्ड को एक्सक्लूड करते हैं। अभी जब हम अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे ना, वहां पे है ये एक चीज कि हम हाउस वाइफ्स के काम को, उनके प्रोडक्शन को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि हम इसको प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते। दूसरा, कुछ वॉलेंटरी वर्कर्स होते हैं, कुछ वॉलेंटरी सर्विसेज होती हैं, जो इवन दो आपका वेलफेयर इंप्रूव कर रहे हैं, आपके नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, बट स्टिल दे आर लेफ्ट आउट, क्योंकि मॉनेटरी एक्सचेंज वहां पे विजिबल नहीं है, राइट। थर्ड है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। सी बार्टर इकोनॉमी, अभी जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ पे हम बार्टर सिस्टम पढ़ेंगे, तो बार्टर सिस्टम का क्या मतलब होता है, आप किसी गुड को दूसरे गुड से एक्सचेंज कर लेते हो, यहाँ पे मनी का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। सो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को फेल कर जाता है जीडीपी मेजर करने में। मान लीजिए एक किसान है, किसान को बोला गया कि तुम खेत काटो और उसके बदले में तुम्हें 4 बोरी गेहूं मिलेगी। वो जो 4 बोरी गेहूं थे वो उसको उसके वर्क के लिए काइंड में मिला, उसके एक्सचेंज में उसको मिला, बट ये काउंट नहीं हो पाएगा। सो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, दे आर अ लिमिटेशन टू जीडीपी, because GDP only measures activities with a monetary value। डेफिनेशन में भी है ना, all money transactions, this means unpaid work या फिर barter exchanges को हम काउंट नहीं कर पाते हैं, even if they are contributing to the economic activity।
और नंबर 4 वी हैव एक्सटर्नैलिटी। देखो एक्सटर्नैलिटी एक नया टर्म होगा आपके लिए। तो एक्सटर्नैलिटी नेगेटिव भी होती है और एक्सटर्नैलिटी आपकी पॉजिटिव भी होती है। कैसे एक्सटर्नैलिटी, कैसे लिमिटेशन हो सकती है? This is a limitation of GDP because they involve costs or benefit from economic activities that are not reflected in the market prices. देखो एक्सटर्नैलिटी क्या बता रहा है आपको? एक्सटर्नैलिटी इज रेफरिंग टू गुड एज वेल एज गुड एंड बैड impact on an economy without paying the price or penalty for that। जैसे कि अब पेइंग द प्राइस का मतलब वो एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होगा और पेइंग द पेनाल्टी का मतलब है वो एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होगा। जैसे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब है जब किसी एक्शन की वजह से दूसरों को नुकसान हो रहा होगा। जैसे जीडीपी फेल कर जाता है ये समझने में कि फैक्ट्री भले ही प्रोडक्शन बढ़ा रही है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट उसकी वजह से पोल्यूशन भी लगातार बढ़ रहा है एंड पोल्यूशन is harmful to environment as well as your public health, but this is not deducted from GDP। भले ही वो लोगों का वेलबींग डिक्रीज कर रहा हो तो इसको तो डिडक्ट हो जाना चाहिए था, इसकी पेनाल्टी लगनी चाहिए थी, बट इट इज नॉट गेटिंग डिक्रीज्ड और रिड्यूस्ड। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। अब देखो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ऑन द अदर हैंड, अगर आप प्लांटेशन कर रहे हो, आप बहुत सारे पेड़ लगा रहे हो अपने एरिया में, ये भले ही आप अपने लिए कर रहे हो दूसरों के लिए नहीं कर रहे हो, बट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। क्यों? क्योंकि ये एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है, ये दूसरों को बेनिफिट दे रहा है, छाया दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, बट क्योंकि इनका कोई डायरेक्ट मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो इसलिए जीडीपी इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। ऑल राइट, so negative externality, it causes a lot of loss of social welfare। all right, so these are the few limitations। now we have few more जिनको हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। पहला है कि it does not consider environmental degradation। ठीक है, environment जब भी हमने पढ़ा ना पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में, अभी हमने नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में क्या देखा कि आपके जो एक्शंस हैं उसकी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है। सो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी एक रिजल्ट है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का, जो कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से हुआ है। भले ही जीडीपी इंक्रीज कर रही है बट इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, राइट? लेकिन ये चीज हम इग्नोर कर देते हैं व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग आवर जीडीपी। जैसे अगर एक कोई इंसान वो सिगरेट पी रहा है, ठीक है, तो सिगरेट तो वो पी रहा है, वो कहेगा अरे तुम्हें क्या, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मेरा पैसा मैं फूकूं। बट वो सिगरेट का जो धुआं है वो इन्वायरमेंट में जा रहा है, वो हमारे लंग्स तक भी पहुंच रहा है और वो हमें भी हार्म कर रहा है। सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी में आप खुद नहीं करने जाते हो, आपका जो एक्शन है उसकी वजह से या तो कुछ पॉजिटिव होता है या तो कुछ नेगेटिव होता है, वो आपका डायरेक्ट इंटेंशन नहीं होता है। ये आप एक्सटर्नैलिटी के बारे में याद रखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल है जीडीपी में आप लीजर और वेलफेयर डायरेक्टली इंक्लूड नहीं कर पाते हो। देखो अगर आप ये बहुत सारे पढ़ लो, बहुत सारे लिमिटेशंस पढ़ लो 10-12, एग्जाम में आपको जो भी याद आए आप सारे लिख सकते हो। सारे तो मत लिखना, उतना टाइम नहीं होता है, बट ज्यादा पढ़ोगे तो 50% तो भूल जाओगे एग्जाम के प्रेशर से, जो बचा रहेगा वो लिख के चले आना। सो अनदर इज नो अकाउंट फॉर लीजर एंड वेलबींग। आपका आराम और आपका वेलबींग वो कैलकुलेट नहीं कर पाता है। हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन जीडीपी कैलकुलेट नहीं कर पाता है। अगर एक कोई वर्कर है वो लॉन्ग आवर्स के लिए काम कर रहा है टू इंक्रीज प्रोडक्शन, बट उसकी जो वेलबींग है वो खराब हो रही है, उसकी हेल्थ लगातार खराब हो रही है, वो वर्कर बहुत ओवरवर्क कर रहा है, वो 24 घंटे में से 18 घंटे काम कर रहा है, तो भले ही प्रोडक्शन कंपनी का बढ़ जाए और कंपनी के प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ जाए, बट जो उसकी वेलबींग है, उसकी हेल्थ है, वो लगातार डेटोरिएट हो पा रही है।
ना वो एक्सरसाइज कर पा रहा है, ना डाइट ले पा रहा है, ठीक है। तो ये चीज जीडीपी अकाउंट नहीं कर पाता है। दूसरा है, इट फेल्स टू कैप्चर द अंडरग्राउंड इकोनॉमी। जो हमारे डॉन टाइप के लोग होते हैं ना, उनका जो ट्रांजैक्शन है वो जीडीपी कैलकुलेट नहीं कर पाता है। जो इलीगल एक्टिविटीज हैं, सी बहुत सारे नेशंस में फॉर्मल एक्टिविटीज के साथ साथ इनफॉर्मल एक्टिविटीज भी होती हैं। ये टेंडेंसी डेवलपिंग नेशंस में पाई जा सकती है कि वहां पे लीगल के साथ साथ इलीगल सेक्टर भी है, यानी फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल सेक्टर दोनों पैरेलली चल रहा है। व्हाइट मनी और ब्लैक मनी साथ साथ चल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आप उन इलीगल एक्टिविटीज को मेजर नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो पहले तो अंडरग्राउंड इन सेंस की ग्राउंड के अंदर हो रही है, आपको दिख ही नहीं रही है कि हो भी रही है। ये भले ही कंट्रीब्यूट करेंगी आपके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में, बट जीडीपी फिगर्स में ये इंक्लूड नहीं हो पाएंगी। मतलब डॉन टाइप के लोग बहुत सारी बंदूक बेच रहे हैं, दिख भी रहा है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इधर से उधर हो रहा है, आप गूगल पे कर रहे हो कि एक अच्छा कट्टा दे देना हमें 40 रुपए वाला, ठीक है। अब स्कूल में जाके दिखाऊंगा सबको, ऐसा प्लीज करना मत, मैं मोटिवेट नहीं कर रही हूँ किसी को। तो इलीगल एक्टिविटीज हो गई, ट्रांजैक्शन भी हो गया, आपने जीपे भी कर दिया, चलो जीपे नहीं किया बट अंडर द टेबल आपने दे दिया, डॉन भाई को आपने 400 रुपए पहुंचा दिए। ये फिगर्स जीडीपी में कैलकुलेट नहीं हो पाते हैं। ठेले में जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे ये वो कौन थी वायरल, ढोकला नहीं, व्हाट वाज दैट थिंग, वड़ा पाव वाली दीदी, वो बेच रही है तो जीडीपी उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अच्छा ये जो ब्लैक मनी अभी मैंने बोला, ब्लैक मनी मैंने कुछ पिछले लेक्चर में पूछा था ये कि एक इंजेक्शन है या फिर ब्लैक मनी इज इंजेक्शन या फिर विथड्रॉल। राइट आंसर देखो है आपका इंजेक्शन। ब्लैक मनी इज अ फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, क्योंकि इकोनॉमी में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज कर देता है, फ्लो ऑफ इनकम ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ओवर एम्फोसिस ऑन क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। देखो आप लोग बड़े हो जाओगे ना, और अगर आपने इकोनॉमिक्स ले लिया तो आपको बाद में पता चलेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये दो अलग अलग बातें होती हैं, और ग्रोथ हमेशा क्वांटिटी में डील करता है, और ग्रोथ को हम जीडीपी या रियल जीडीपी से मेजर करते हैं, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम वेलफेयर भी इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्वालिटी भी देखते हैं, बट जीडीपी सिर्फ क्वांटिटी को देखता है, इसीलिए वो ओवरऑल वेलफेयर, ओवरऑल वेलबींग को डिफाइन करने में फेल हो जाता है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म पे फोकस करता है। शॉर्ट टर्म पे कैसे फोकस करता है, ये देखता है कि हाँ अच्छा ठीक है, जीडीपी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। वो प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है, पेड़ काट काट के बढ़ रहा है, सस्टेनेबल है या नहीं है। सस्टेनेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डीलिंग इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। आपका क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन, हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें, इन पे भी आपको फोकस करना चाहिए, और जीडीपी इन सारी बातों को अक्सर अब ओवरलुक कर जाता है, राइट। अब देखो इतना सारा हमने पढ़ा, सब नेगेटिव नेगेटिव चीज, सब कुछ ऐसा था कि अरे अब तो कुछ नहीं हो सकता, बट नहीं, देयर आर डिफरेंट मेजर्स जो आपको वो प्रॉब्लम फिक्स करके दे सकते हैं। जैसे ग्रीन जीडीपी, ये आपका सस्टेनेबिलिटी को इंक्लूड कर देता है, ठीक है। जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर, दिस ऑल्सो इज वन एग्जाम्पल। जीडीपी डेवलपमेंट जो हमारे 17 एसडीजीज होते हैं, हमारे गोल्स हैं, उससे भी हमें पता चल जाता है ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में, जिसमें वेलफेयर भी इंक्लूडेड है। हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स, राइट। नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। ये इनइक्वालिटी के बहुत सारे तरीके, देखो इनइक्वालिटी बहुत तरीके की हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये उन सारी बातों को कंसीडर करता है जो हमने वेलफेयर पढ़ते वक्त पढ़ा था ना, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। देन वी हैव ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। भूटान, भूटान सुना होगा ना, तो भूटान इस चीज को मेजर करता है, अपनी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। एंड देन वी हैव एचडीआई, वेरी फेमस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो कि फिक्स कर सकती हैं। नाउ
अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले लिमिटेशंस, तो आप इनमें से कोई 3-4 इंडिकेटर जरूर मेंशन करके आना। तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ आप जानते हो, आपने इंडियन इकोनॉमिक्स सॉरी हाँ इंडियन इकोनॉमी भी अच्छे से पढ़ी है, तो उसको लगेगा हाँ ये बच्चा तो समझदार है। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।